जय हिंद मित्रों, हम आपका फ्यूचर स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत करते हैं। आइए ट्रायल के तौर पर हम आपको हिंदी का एक छोटा सा पार्ट है समास, जिसे हम आपको कम शब्दों में अध्ययन कराने की कोशिश करते हैं और इसका परिणाम जैसा हो वो सब फीडबैक के रूप में आप जरूर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। जैसे लिखा है समास। समास समास का मतलब क्या होता है बताइएगा। समास का अभिप्राय इसके इस शब्द में ही जो है इसका अर्थ छुपा हुआ है। ठीक, अर्थात समास का मतलब होता है संक्षेपण, अर्थात दो या दो से अधिक शब्द या पदों को मिलाकर एक नए अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण शब्द का निर्माण करना ही समास है। इसे याद रखना होगा। इसे हम संक्षेपण या संश्लेषण भी कह सकते हैं। बात समझ पाए कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर के एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करना ही समास है। ये है। अगला, समास के मूलतः भेद कितने हैं? तो समास के मूलतः भेद 4 हैं। समास के मूलतः 4 भेद हैं। कुछ विद्वान इसे मानते हैं कि समास के भेदों की संख्या या समास के प्रकार 6 माने गए हैं। तो 6 कौन कौन है आपको याद रखना होगा। जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास के कुल मिलाकर के 8 उपभेद माने गए हैं। इन 8 उपभेदों में भी 2 और उपभेद शामिल कर लेते हैं तो इनकी संख्या 10 हो जाती है, जिनमें आपका कर्मधारय और द्विगु समास है। ये कर्मधारय और द्विगु समास आपके तत्पुरुष समास के ही भाग हैं, जो तत्पुरुष समास के उपभेद में शामिल किए गए हैं। लेकिन इन दोनों की इनकी अपेक्षा अधिक लोकप्रियता के कारण कुछ विद्वान इन्हें कहते हैं कि ये भी एक अलग समास है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से श्रृंगार रस से निकाल करके वात्सल्य रस को जन्म दिया गया है, वैसे ही यहाँ पर तो इस प्रकार से जब इनको निकाल कर स्वतंत्र अवस्था में समास मान लिया जाता है तो इनकी संख्या आपकी 6 हो जाती है। अगला पॉइंट, समास के उपभेद या उपभाग कितने हैं? तो समास के उपभाग या उपभेदों की संख्या 15 है। इसे याद रखना होगा भैया। 15 समास के भाग, उपभाग या उपभेद हैं। इनमें से प्रमुख नेय समास, अलुक समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास माने गए हैं। इन सबको हम पढ़ेंगे, जिनमें से आप जानते हैं इन 2 को स्वतंत्र अवस्था में हम पढ़ेंगे। आइए तत्पुरुष समास के संबंध में कुछ जानते हैं। तो जी हाँ भैया, आप याद रखना कि समास के मूल भेद कितने हैं? तो आंसर होगा 4। समास के भेद या प्रकार कितने हैं? आंसर होगा 6। 6 में कौन कौन है आपको याद रखना होगा। सवाल यदि आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा समास के मूल भेद में शामिल नहीं है, तो आप याद रखेंगे कर्मधारय और द्विगु समास ये शामिल नहीं है। जो कर्मधारय समास का जन्म तत्पुरुष समास से हुआ है और तत्पुरुष समास से कर्मधारय का जन्म हुआ है, और जन्म से जो है जो कर्मधारय है, कर्मधारय से द्विगु समास का जन्म हुआ है। आप इसे याद रखेंगे। आइए तत्पुरुष समास के संबंध में कुछ जानते हैं। तो तत्पुरुष समास को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं प्रश्नों के आधार पर। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्नों की प्रधानता के आधार पर विभक्ति और परसर्ग, जिन्हें हम कारक भी कहते हैं, तो कुछ और नहीं है, सब एक है। बस इतना याद रखना, जो कारक है, कारक की संख्या कुल मिलाकर के 8 है। कारक कुल मिला के 8 हैं, जिनमें से शुरुआत अर्थात प्रथम कारक और अंतिम कारक को हटा देते हैं तो जो बचते हैं यही आपके तत्पुरुष समास के भेद बन जाते हैं। अर्थात देखा जाए विभक्ति चिन्ह के आधार पर तो ये पहले नंबर पर आएगा। तो पहले नंबर पर जो है
ये कारक में है, इसका प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं होता है। लेकिन दूसरे नंबर पर जो आएगा उसे हम कहेंगे द्वितीया, फिर तीसरे पर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्टमी, सप्तमी, कुल मिलाकर के सप्तमी तक विभक्ति चिन्ह होती है। तो आप इन्हें याद रखेंगे। तो पहला क्या है? कर्म, करण, संप्रदान। कर्म को कैसे पहचानेंगे? यदि तोड़ने पर को शब्द आता है तो वो कर्म हो जाएगा, तोड़ने पर से शब्द आता है तो ये आपका करण हो जाएगा, के लिए आता है तो संप्रदान हो जाएगा। आप याद रखेंगे जो संप्रदान है, संप्रदान में सदैव दूसरे के लिए कार्य किया जाता है। जैसे माँ बच्चों के लिए रोटी पकाती है तो यहाँ पर आपका संप्रदान कारक होगा। जैसे आज आप जानते हैं रायबरेली में सीएम साहब आ रहे हैं, जिसमें कहा जाएगा कि सीएम साहब ने रायबरेली की जनता में 4-4 रजैया बांटी, तो भैया ये आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। भले ना मिले बात अलग है, ठीक, याद रखेंगे। तो संप्रदान कारक हो जाएगा, अर्थात दूसरे के लिए कार्य किया जाएगा तो संप्रदान कारक हो जाएगा। आप जानते हैं अपादान, अपादान से आप जानते हैं अपादान का मतलब होता है अलगाव। जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे कहते हैं गंगा से हिमालय निकलती हैं, हिमालय से गंगा निकलती हैं, तो हिमालय से गंगा निकलती हैं अर्थात हिमालय से निकल करके गंगा जी नीचे आती हैं, तो वही उनको तोड़ते हैं, छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद तो वहां से क्या हो जाएगा, जिसमें अंग्रेजी अगर आपको आती है तो आप ध्यान देंगे उसमें प्राण का प्रयोग होता है, वो क्या हो जाएंगे? अपादान कारक हो जाएंगे। ये तो ठीक है, लेकिन इतना आसान पेपरों में नहीं आते हैं। पेपरों में आते हैं, एग्जाम में आते हैं आपसे भिन्न प्रकार के जो आपके गलत हो जाते हैं। जैसे होगा नेत्रहीन, तो नेत्रहीन ये शब्द क्या है? अर्थात ऐसा व्यक्ति जो नेत्र से हीन है, अर्थात वह नेत्र से परे है, उसे ही तो नेत्रहीन कहेंगे। तो इस प्रकार से नेत्रहीन में कौन सा समास हो जाएगा? आप याद रखेंगे अपादान कारक, अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे क्योंकि होता है संप्रदान के लिए अपादान से अलग, तो से तो इसमें कारक चिन्ह भी है, लेकिन अलगाव आपको याद रखना होगा। आप अलग निकाल ले जाएंगे, जैसे कहा जाए शारदा नदी से शारदा नहर निकलता है, वो तो ठीक है, सब निकाल ले जाएंगे, लेकिन इसमें समस्या बन सकती है, तो आप इनको याद रखेंगे। संबंध, संबंध में आपका आता है काकी के रारी रे, अर्थात रिलेशन जो भी होते हैं आप जान लेते हैं लगभग, ठीक है। जैसे ये किसका घर है? नानी का घर है, तो संबंध कारक। अधिकरण, अधिकरण का मतलब ये है कि आप किसी चीज पर आधारित हो। जैसे कहा जाए हम कुर्सी पर बैठे, कहाँ बैठे ना भैया? कुर्सी पर, तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो जो कुर्सी पर बैठे हैं, पर शब्द आया कैसा है? ये आपका अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा। जैसे कहा जाए डाल पर पक्षिया बैठा है, अर्थात डाल पर पक्षी बैठा है, तो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक, वो भी अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत, क्योंकि हम समास पढ़ रहे हैं। संबोधन प्रयोग किया नहीं जाता, आप जानते हैं, तो इस प्रकार से आप इनको याद रखेंगे। आइए कुछ शब्द हैं, उदाहरण हम देखते हैं, जिनमें से है गगन चुंबी। गगन चुंबी, गगन चुंबी को आप देखेंगे तो इसका अभिप्राय क्या होगा? गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, अर्थात जो चूमेगा गगन वही तो है गगन चुंबी। तो इसमें जो चूमने वाला जो शब्द है ये आपका उत्तर पद है, और उत्तर पद है इसमें इसकी प्रधानता है। अर्थात कहने का है जब चूमने वाला होगा ही नहीं तो उसमें कहां से गगन चुंबी बन जाएगा भैया। उसी तरह देखेंगे कौन सा होगा, तो गगन को चूमने वाला, को का मतलब कर्म, अर्थात परसर के आधार पर देखेंगे तो कर्म तत्पुरुष समास होगा, और विभक्ति के आधार पर देखेंगे तो द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? अगला देखेंगे मद शून्य। मद शून्य का मतलब मद में शून्य, और जब मद में शून्य होता तो मद में, तो कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से अलग अधिकरण में, अर्थात कहां पर जाएगा? ये मद में शून्य अर्थात अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाए। कौन सा भैया? अधिकरण तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। और विभक्ति के आधार पर देखेंगे तो ये किस नंबर पर है? 7वें नंबर पर, तो ये हो जाएगा मदशून्य में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। कौन सी? सप्तमी विभक्ति। उसी आधार पर देखेंगे गृहागत। गृहागत का अभिप्राय है, गृहागत का मतलब, गृह का मतलब घर, आगत का मतलब आवा, अर्थात जो घरे आवा उसे क्या कहेंगे? गृहागत, ठीक है।
तो इसमें आप जानते हैं कौन हो सकता है? दुखार्त। दुखार्त, आप दुखार्त देखोगे तो दुख धन आर्त, दुख धन आर्त अर्थात दुखार्त हो जाएगा। इस प्रकार सब निकाल लेना। देशभक्ति, देशभक्ति को आप देखेंगे तो देश की भक्ति नहीं होता, देश के लिए भक्ति होता है। और जब के लिए शब्द है तो आप जानते हैं यह हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। और ऐसे देखेंगे विभक्ति के आधार पर 4 नंबर पर इसे कहेंगे चतुर्थ्यम विभक्ति। शिवार्पण, शिवार्पण का अभिप्राय शिव के लिए अर्पण, अर्थात ये भी कौन सा होगा? चतुर्थी विभक्ति। और ऐसे संप्रदान तत्पुरुष समास। लिखा है बलहीन, बलहीन का अभिप्राय क्या है? बल से हीन। काहे से हीन भैया? बल से हीन। और जब बल से हीन आ जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? अर्थात उसके पास बल नहीं है, बल से विमुख है, अलग है, तो क्या हो जाएगा? बल से हीन अर्थात अलग है, अर्थात अलगाव, अर्थात अलगाव वाला है। तो कौन सा है? अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास विभक्ति के आधार पर इसे कहेंगे पंचमी विभक्ति। और पदभ्रष्ट, पदभ्रष्ट का मतलब पद से भ्रष्ट, आप जानते हैं। उसके बाद समाज, समाजोद्धारक, समाजोद्धारक का मतलब होता है समाज का उद्धार करने वाला। और काकी को कहाँ आता है? आप जानते हैं संबंध तत्पुरुष समास। ऐसे देखेंगे तो षष्टमी विभक्ति। और देखेंगे त्रिपुरारी, त्रिपु का मतलब होता है भगवान और आर्य का मतलब होता है लड़ाई अर्थात उसका दुश्मन अर्थात राक्षस ना। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी आप जानते हैं यानी भगवान, आर्य माने दुश्मन, ठीक है, अर्थात त्रिपुर का आर्य, त्रिपुर का आर्य अर्थात संबंध तत्पुरुष समास। अगला देखेंगे वनवास, वनवास का मतलब होता है वन में वास, आप जानते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास। और ऐसे देखेंगे तो सप्तमी विभक्ति। लिखा है आप बीती, आप बीती का अभिप्राय आप पर बीती। और पर होता है तो आप जानते हैं कहां पर होता है? अधिकरण तत्पुरुष समास उत्तम, जिसमें देखेंगे सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत आएगा। ठीक भैया, समझ में आया होगा। हम उम्मीद करते हैं आप सबको ऐसा समझ में आया होगा। बाकी इसका अगला पार्ट अगले समय में। धन्यवाद। जय हिंद।